हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोगों को, हम रीट लेवल 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके मैथ्स के पार्ट को, जिसके अंदर हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस को लेकर चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसके अंदर हमने बेसिक डिवीजन, एल्गोरिथम वगैरह इस पर डिस्कस किया था। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल कितने और टर्म्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें मालूम पड़ा था। अभी इस टॉपिक में लेकर चलेंगे इस वाले वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? भाई पोली अगर इस तरीके से चले तो पोली इंग्लिश, और दूसरा होता है नोमियल्स। पोली मीन्स होता है मेनी, और नोमियल्स होता है फॉर्म्स। हालांकि अपने यहाँ कोई पूछेगा नहीं, हिंदी में बोले तो बहुपद मतलब पद, बहुत सारे पद जिसमें वो बहुपद कहलाता है। अब बहुपद, जैसा कि हमने पढ़ा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर, बहुपद कैसे बनता है? तो बहुपद सीधी सी बात है, चर प्लस अचर दोनों का संयुक्त रूप जो होगा वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद, ठीक है, मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को इंक्लूडेड फॉर्म जो होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने लिया, जैसे सपोज लिखा 2x + 5, ठीक है, एक लिया मैंने 5, एक लिखा 4x² + 3, इस तरीके से। तो ये सारे पॉलिनोमियल है, समझ में आया ना? पॉलिनोमियल, इसके अंदर आपने देखा, आपने x² ये आपके कहलाएंगे x, और x² ये आपके कहलाएंगे वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं चर राशि। और यहाँ पर जो आपको 2, 5 या सिंगल 5, 4, ये सारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट, ठीक है। 2, 5, 4, 3 ये सारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अचर। तो जैसा कि अभी डेफिनेशन मैंने जनरल बोला कि चर और अचर का सम्मिलित रूप, संयुक्त रूप बहुपद कहलाता है, यह है। अब आगे बढ़े तो भाई बहुपद में एक चीज और ध्यान रखना पॉलिनोमियल में, कि बहुपद कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा, कोई भी बहुपद होगा, उसकी जो घात होगी, अब घात क्या होती है ये तो आपको पता ही है ना। ऐसा लिखा हुआ है ऊपर, जैसे लिखा हुआ है तो इस साइड में जो होता है वो घात, जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये इसकी घात कहलाएगी। तो बहुपद की जो घात होती है, पॉलिनोमियल की जो घात होती है बहुपद में, चर राशि की घात, ठीक है, जिसको हम पावर बोलते हैं, वो क्या होगी? वो एक पूर्ण पावर, घात पूर्ण संख्या होगी या होनी चाहिए। मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज होल नंबर्स। पावर्स ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 ये हो सकता है, पर ये नहीं कि -2 हो जाए, हाफ हो जाए, 4/3 या कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा होल नंबर्स होंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्लियर? जैसे कि प्रैक्टिकली मैंने लिया, सपोज लिखा है x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, पर यहीं अगर लिखा होगा -(x⁻⁻1 + 5), तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो ये क्या है फिर? इसको हम बोलेंगे एक अलजेब्राइक ऑपरेशन ना बोल के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या बीजीय व्यंजक बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, हमेशा पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर, दोनों में से कोई भी एक आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि ये कथन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? अब इसके आगे भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बहुपद के प्रकार, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक की हम बात करेंगे। उसके अंदर जो है बहुपद के प्रकार, उसमें आप क्या कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल। जैसे बोलिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल नाम सुना होगा आपने। जीरो मतलब कि जीरो की हम बात कर रहे हैं, जीरो, शून्य, ठीक है ना?
ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। और इसकी अगर मैं घात की बात करूं, घात जीरो की घात, तो घात इसकी अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित, या इंग्लिश में बोले पावर जो होगी इसकी जीरो पॉलिनोमियल की वो होगी इनडिटरमाइंड, अपरिभाषित, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनडिटरमाइंड है। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोले अचर बहुपद, और इसको जीरो को शून्य बहुपद हमने कहा, ठीक है ना। अचर बहुपद के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो अचर बहुपद जो होगा किससे बोलेंगे? जैसे हो गया 5, 7, 8, जिनके साथ वेरिएबल्स नहीं है, चर राशियां नहीं है, वो सारे अचर बहुपद कहलाएंगे। कैसे? जैसे मैंने इसके ऊपर x⁻0 लिख सकता हूँ, या फिर यूं लिखो 5 × 1 है और इसको लिख सकते हैं 5⁻0। तो सिमिलरली सबको ऐसे लिख सकते हो 7x⁻0। तो हम बोल सकते हैं जो अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनमें इनकी पावर जो होती है, वेरिएबल की पावर मतलब घात, वो क्या होती है? जीरो होती है। तो अचर बहुपद की घात जीरो होती है। तो आप बोल सकते हो सभी संख्याएं जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, अचर बहुपद की कैटेगरी में आती है। अब संख्याएं, नंबर्स कौन से? होल नंबर्स, ठीक है ना। होल, हालांकि नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5 भी हो सकता है, क्योंकि -5 मतलब सारे नंबर्स इसमें आ गया, ठीक है, अचर बहुपद की कैटेगरी में आएगा। ओके, अब एक बहुपद ऐसा लिखा ax + b, ठीक है, तो इसकी घात, जिसको हम बोलते हैं पावर, वो क्या है? वेरिएबल, चर राशि की घात कुछ नहीं, पावर नहीं, तो 1 है। तो इस पॉलिनोमियल जो टाइप हो जाएगा, किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया? टाइप में आएगा, यह आएगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। दूसरा ax² + bx + c, तो ये दो पावर होगी, तो इसको बोलेंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से अगर पावर 3 है, ऐसा लिखा हुआ है cxd, या कुछ भी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे 2x + 3 ले लिया, इसका ले लिया x² + 5x + 6, कुछ भी ले लो, और इसका भी x³ + 1 ऐसे ले लिया। तो पावर अगर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, या हिंदी में बोले तो त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके आगे अगर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक या चतुष्घातीय बहुपद, इस तरीके से। और उसके आगे हो तो बहुपद, n टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, n प्रकार का बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। किसी भी बहुपद में शून्यक कितने होंगे? शून्यक, जिसको हम बोलते हैं जीरोस। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरो, जैसे एक पॉलिनोमियल हमने लिखा है x + 5, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल में शून्य क्या कहलाता है, या शून्य क्या कहलाता है कि अगर इसके वेरिएबल के ऊपर हम क्या करें, वेरिएबल के प्लेस पे, चर की राशि के स्थान पे वो संख्या, वो नंबर रख दें, तो इस पूरे पॉलिनोमियल या बहुपद को जीरो बना देगा। आप इसको शून्य निकालने का तरीका ये होता है, जीरो के बराबर करो x = -5। तो जैसे ही x = -5 इसके अंदर रखोगे तो ये इस पूरे को जीरो बना देगा। देखो हो गया ना, तो ये इसका शून्य कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुपद की जो घात होती है, जितनी घात होगी उतनी इसकी शून्य होगी। जैसे इसके मैंने लिखा x + 5, तो इसकी घात कितनी होगी? 1, चर के ऊपर, तो शून्य कितने हुए इसके? शून्य हो गए 1। जैसे एक और मैंने लिया x² + 5x + सपोज 6 लिया, अब इसकी घात कितनी होगी? 2, घात जो होगी 2, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं गुणनखंड विधि से, 2 शून्य। इसी तरह से अगर घात 3 है, ठीक है ना, ऐसे तो 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। समझ में आया ना, जितनी भी घात होगी उतने शून्य। अब घात कैसे पता लगाना? तो कोई भी बहुपद है, उसकी चर राशि के ऊपर जो अधिकतम पावर होती है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पावर्स या घातों की संख्या के बराबर उसके शून्य होते हैं। क्लियर है? अब सीधा सा हम आ जाते हैं, इस क्वेश्चंस किस तरह के मिलेंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक ठीक आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो साथियों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये सामने है, ठीक है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। कैसे? 1 21 मान के लिए बहुपद
4x³ माइनस ax² प्लस 2x प्लस 1 और 3x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस a को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त होते हैं। इससे भाग अगर देंगे हम x माइनस 1 से, शेषफल इक्वल आ रहे हैं तो प्राप्त होते हैं। तो a के किस मान के लिए, मतलब a की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है भाई, इन दोनों में, ये दोनों है, इन दोनों में अगर हम भाग देंगे x माइनस 1 से तो शेषफल समान प्राप्त होंगे। तो कैसे होगा ये देखते हैं। तो दोनों के शेषफल इक्वल है, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय हमने पढ़ी है, शेषफल प्रमेय। इसके अंदर क्या होता है, इससे भाग अगर हम दे रहे हैं x माइनस 1 से, तो x इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो इसके शेषफल पता लग जाएंगे क्या होंगे। तो आप पहले इसको रखिए, फर्स्ट वो वाला ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, इन दोनों में शेषफल, इसका जो शेष आ रहा है और इसका जो शेष आ रहा है, दोनों के शेष क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां आपने देखा x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखे, x इक्वल टू 1। तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 से डिवाइड करो तो x इक्वल टू 1 इन दोनों में रख दो और दोनों के शेषफल इक्वल हो जाएंगे। तो पहले इसमें मैं रखता हूँ 4 1 क्यूब a 1 स्क्वायर। लगता है गली के कुत्तों को ज्यादा समझ में आ रहा है मेरा ये सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा ही खुश होके वो हाँ बोल लेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अच्छी बात है, अब शांत रहो भाई थोड़ी देर, ठीक है, ध्यान से समझो। सो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू x 1 रखा है इसमें कि बिकॉज x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका जीरोस निकाल के चलिए जी, प्लस 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 माइनस नहीं प्लस का 1 है ना, ये रखना है, माइनस 8 और ये 1 और प्लस 8। ठीक है जी, सोल्व कीजिए आप। भाई आप जानते हो 1 से किसी को भी 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 1 भी आएगा, 2 प्लस 1, सिमिलरली 3 प्लस 7 8 प्लस a। चलो जी, तो 4 माइनस a प्लस 2 प्लस 1, यहाँ हो गया 3 प्लस, अच्छा इसको 8 कर लेते हैं, 7 प्लस 3 10 और 10 में से 8 गया, बचेगा 2 प्लस a। यहाँ चेक कीजिए, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7, 7 माइनस a इज इक्वल टू 2 प्लस a। अब क्या करें भाई, एक काम करो, a को उधर भेज दो और 2 को इस तरफ ले आ जाओ, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस a इम्प्लाइज डेट, इसमें से माइनस करो तो 5 हो गया इज इक्वल टू a प्लस a क्या हो गया, 2a हो गया। वापस a प्लस a 2a हो गया, तो a की वैल्यू अगर निकालना है मुझे तो 2 को इधर अपॉन में भेजो तो क्या हो गया 5/2। तो एक्चुअली a हमारी कितना आ गया 5/2। तो 5/2 के लिए इन दोनों का शेषफल क्या होगा, इससे डिवाइड करने पर समान आएगा। क्लियर, ये एक क्वेश्चन आ गया तो आपके ऑप्शन उस तरीके से दे रखा होगा कि 5/2 माइनस 5/2 5 2, तो आपको सही निकाल के आपको पता करना होगा। तो सही तरीका ये होता है, जब भी शेषफल निकालने को बोले और जिससे डिवाइड करने को बोले, पहले उसका जीरो निकाल लो शून्य और वो उसके अंदर पुट कर दो। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2। आप बोल सकते हो, अगर इंग्लिश में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा 4, गलत में लिखा है, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। ये चीज हमेशा नोट करना, पूरी तरह से अगर डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है, तो उसका शेषफल जो आएगा ना वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल कहलाएगा। तो ठीक है, तो ये भाई ये कंप्लीटली डिविजिबल है x प्लस 2 से ये, तो भाई इसका शून्य में निकालो -2, मतलब -2 रखूंगा तो इसको 0 बना देगा क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, इसमें शेषफल तो कुछ आना नहीं चाहिए रिमाइंडर, ये रूल कहता है। तो चलो पहले इसको 0 के इक्वल करता हूं मैं, ये रूल कहता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था।
तो ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है तो x प्लस टू डिविजिबल है तो x इक्वल टू -2 यहाँ पुट कर देते हैं। तो जहां जहां x है वहां -2 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दिया हमने, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा k की वैल्यू। तो ठीक है, 5 इंटू क्यूब 8, 3 स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। 5 8 जा -40 और -12 प्लस k इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो -2 और ये 5, 52 प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा जी, k इज इक्वल टू 52। ओके, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपनी, 52। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले कि कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको पता होना चाहिए कि जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे और उसमें पुट करोगे 0 और k की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर जो अपने पहला क्वेश्चन में किया है उस तरीके से। सो इजी है, कहीं कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अब आप नए टॉपिक पे हम आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने को आ जाती है, ठीक है ना, या फिर इनकी जो कंडीशंस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी आ जाती है। कैसे, सुनिएगा। दो चर वाले, हालांकि ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ इसको ज्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो पॉलिनोमियल के लिए आप 9th क्लास में प्लेलिस्ट में जाइए, 9th क्लास का इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और ये जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप वापस डीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसमें जाइएगा, उसमें आपको बड़े डिटेल में पूरा अच्छे से करा रखा है। यहाँ थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मीन्स इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या होने वाला भाई, लीनियर का मतलब वेरिएबल की ऊपर पावर 1, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बट इन्होंने पेयर की बात की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दो लेते हैं, एक इसको 1 1 ले लो, ठीक है, और a 2x प्लस b2y प्लस c2, ये चल नहीं रहा है मार्कर, ठीक है ना, b2y प्लस c2। ओके, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या कहलाते हैं, तो सारे a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये कहलाएंगे आपके कांस्टेंट। और x और y दोनों के केस में आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो आपने देखा जब नेम क्या था, दो चर x और y, दो चर दिख रहे हैं, टू वेरिएबल्स वाले रैखिक, रैखिक मतलब पावर इनकी 1 है, देखो x की भी पावर 1 y की भी पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, ठीक है। युग्म मतलब जोड़े, दो है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब इनके मैं कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन करूंगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना, तो क्या कंडीशंस मिलेंगी वो देखिएगा। एक कंडीशन मिलती है a1 अपॉन a2 जब कंपैरिजन करते हैं इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना। आप चाहो तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखो, कंपेयर करके बताता हूँ आपको। 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक लीजिए 4x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो कंपेरिजन करो, फर्स्ट ये रहा और सेकेंड ये रहा। तो जैसे अपन ने a1 बोला तो ये हो गया 2 अपॉन a2 बोला हमने तो ये हो गया 4, 2 अपॉन 4 किया तो 1/2 हो गया। b1 हमने बोला, b2 बोला, b1 आपका देखो इससे कंपेरिजन करो 3 और b2 हमारा हो गया 7। अब देखिए आप एक 1/2 और 3/2 क्या दोनों इक्वल आएंगे, फिर मीन्स 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/7, मतलब हम बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ में आया। तो अगर ऐसी कंडीशंस मिल रही है हमें तो ग्राफ पे कैसी लाइंस मिलेंगी वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ऑन ग्राफ अगर फर्स्ट केस मिल रहा है ये वाला, तो आप बोल सकते हो ग्राफ के ऊपर ऑन ग्राफ हमें जो लाइंस मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से लाइंस मिलती हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मिल रही है तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसको बोलते हैं ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। अब भाई हिंदी में भी लिख देता हूं, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक अद्वितीय हल, केवल एक अद्वितीय हल, ठीक है ना।
और अगर हल निकल रहा है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट या फिर संगत। ये पॉइंट्स याद रखना है। तो पहला केस हो गया जब हमारी ये दोनों इक्वल नहीं हुई। सेकंड केस पे चलते हैं हम लोग। सेकंड कंपैरिजन करें हम, जैसे सपोज एक एग्जांपल है 2x + 3y + 5 = 0। सेकंड हो गया हमारा 4x + 6y + 7 = 0। जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखिए a1/a2 2/4, ये तो हो गया आपका 1/2। b1/b2 को आपने कंपेयर किया, b1 3 b2 6, तो ये भी हो गया आपका 1/2। C1 C2 को भी कंपैरिजन करना जरूरी है क्योंकि ये दोनों कंपेयर कर चुके हो, दोनों सेम आ गए, तो आपने देखा 5/7। तो हम कह सकते हैं 1/2 इक्वल टू है 1/2 बट नॉट इक्वल है 5/7। मीन्स कंडीशन क्या बनेगी यहाँ समझिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, ये इसके इक्वल नहीं है। अब ऐसी केस बने तो हमें ग्राफ पर कैसी लाइंस मिलेंगे, ध्यान समझना, लाइक दिस। ठीक है ना, ऑन ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, not intersecting line, parallel lines, ऑन ग्राफ पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइन मिल गई है तो सॉल्यूशन कितना होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि कट कर नहीं रही है, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं मिला तो भाई ये कंसिस्ट नहीं होगी, कंसिस्ट नहीं है तो इनकंसिस्ट, कंसिस्ट है कंसिस्ट। अब इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोले तो समांतर रेखाएं। ग्राफ पर हमें कैसे मिलेंगी, समांतर रेखाएं। और कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इनकंसिस्ट का मतलब असंगत, असंगत रेखाएं प्राप्त होगी। तो सेकंड कंडीशन ये होगी आपकी फ्रेंड्स। अब थर्ड केस, मैंने जैसे कि बोला था थर्ड केस वो क्या होगा, थर्ड आप शायद आपने पहले पढ़ा हो तो आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल लेके चलता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा थर्ड केस के लिए। 2x + 3y + 5 = 0 हो गया। नेक्स्ट हो गया 4x + 6y + 10 = 0। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कंपैरिजन कीजिए आप। 2/4 a1/a2 1/2। सेकंड b1/b2 को कंपेयर कीजिए आप, 3/6 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए। तो आप c1/c2 को कंपेयर करेंगे 5/10, 5 × 5 5 × 10 1/2। इट मीन्स हम कह सकते हैं तीनों के तीनों इक्वल हो गए, मतलब 1/2 = 1/2 = 1/2, मतलब a1/a2 यहाँ लिख लेता हूं मैं, a1/a2 इक्वल टू आया b1/b2 के, और ये भी इक्वल हो गया c1/c2 के। तो ऑन ग्राफ, ग्राफ पर कैसी लाइंस मिलेंगी अपने को, ये चेक कर लीजिएगा। ग्राफ पे हमें कुछ ऐसी लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये 10th क्लास की टॉपिक है, उसमें आप अच्छे से मिल जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे रामायण महाभारत में तीरें आती थी, जो ज्यादा मंत्र पढ़ता था, ठीक है, उसकी तीर तो रहती थी और दूसरे की तीर क्या होती थी, गायब हो जाती थी। पढ़ा सुना होगा आपने, सुना क्या, देखा होगा रामायण महाभारत। भाई लॉकडाउन में तो बहुत अच्छे से देखा है सब लोगों ने, और शायद कुछ सीखा भी हो आप लोगों ने। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस, और इसको हिंदी में बोलेंगे संपाती, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती। रामायण में भी एक संपाती हुआ करते थे, उनकी बात नहीं कर रहे हम लोग, संपाती रेखाएं। ठीक है ना। सेकंड क्या निकलेगा, अगर कोइंसिडेंट लाइन निकली, संपाती रेखाएं निकली, तो बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो इसको ग्राफ पेपर पे। तो लिखोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। ये मैं बिल्कुल बेसिक सारी चीजें आपको मैंने बता दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर इसका हल है तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंस, कुछ भी बोलो, हिंदी में बोले तो संगत। ठीक है ना, तो संगत खाली दो ही केसेस बने हैं। ठीक है, एक प्रतिच्छेदी वाली, एक समानांतर वाली, ये तो सारे केस हो गए। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, नहीं तो मैं आपको यही कहूंगा 10th क्लास की टॉपिक्स में जाइए, वहां और डिटेल में मैंने समझा रखा है। ठीक है ना, तो 3 केसेस बने इसके अंदर। एक तो ये वाला बना अपने को, ठीक है, एक केस अपना ये वाला हुआ, और एक केस अपना बना, सॉरी, ये वाला। ठीक है ना,
इसमें संगत था और इसमें संगत था, मतलब कंसिस्ट, और ये असंगत कहलाया। ध्यान रखना, संगत असंगत के भी कथन आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इस केस में, इस केस में B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और इस केस में तीनों के तीनों आपके इक्वल आ जाएंगे, C1/C2, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट केस है, इसमें ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। इसमें जब एक सॉल्यूशन निकलेगा तो इसको निकालने के हमारे जो मेथड्स हैं, 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड तो आपका ग्राफ के थ्रू आप करते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और दूसरी विधि आती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि मेथड्स कोई नहीं पूछता है, तो अब मैं इन मेथड्स को यहाँ तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अब क्वेश्चंस आएगा उसके अंदर मैं जरूर एक और रह गया, एक आता है विलोपन विधि हमने पिछले कई क्वेश्चंस में यूज किया। तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड, इन दोनों को आप यूज करेंगे क्वेश्चंस करने में, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और ग्राफ वाले की भी कोई जरूरत नहीं है, बस इसके कंडीशंस याद रखना, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं इस पे बेस्ड ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं इस मेथड को विलोपन विधि को यूज करूंगा। हाँ, इसको और डिटेल में वज्र गुणन विधि कैसे सोल्व करते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन, इसके लिए आप 10th क्लास में जाइए प्लेलिस्ट में, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके अंदर इसी नाम से मैंने बना रखा है, आप देखिएगा वीडियो, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर डिटेल में जाना है तो यहाँ तो हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है हमारा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, देखिएगा। क्वेश्चन ये रहा कि इफ x minus y is equal to 5 और सेकंड 3x plus 7y is equal to 15 है, then you have to find out x plus y। x plus y, ध्यान रखिएगा, x और y की वैल्यू नहीं, x plus y निकालना है। तो पहले x अलग निकलेगा, y अलग निकलेगा, और फिर आपका इस दोनों को ऐड करना है। तो चलो पहले मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूँ। ऑप्शंस आपको दे रखा होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ। इसमें मैं यूज करने वाला हूँ विलोपन विधि, आप प्रतिस्थापन विधि भी यूज कर सकते थे, क्योंकि ये इजी है। विलोपन मुझे ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि टाइम कम कंज्यूमिंग है। दोनों को ऊपर नीचे लिख दो पहले, तो दोनों इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस है ना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब विलोपन का मतलब, विलोपन के नाम से ही पता पड़ रहा है, किसी एक को विलोपित करेंगे, मतलब इसका नाम है एलिमिनेशन, मतलब किसी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन के लिए आपको इनके जो, जैसे y को एलिमिनेट करना चाहो तो y की वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल की जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 चाहिए मुझे। अगर x का करोगे तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं y को लेके चल रहा हूँ, तो y मैं ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझना। तो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 5, और 7 क्या हो गया, 35, क्लियर। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको एज इट इज लिख दो, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई। ये देखो, ये माइनस का एक प्लस का है, ठीक है। तो अगर माइनस करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब कभी भी साइन अलग अलग हो और ये कोफिशिएंट, जिसको गुणांक बोलते हैं, इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2। बट साइन अगर डिफरेंट इक्वल है, सेम है, चाहे दोनों ही माइनस के हो या प्लस के हो, उस केस में हम डिफरेंस लेंगे, ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर देंगे। तो कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। इसको देखो, 7 प्लस 3 क्या हो गया, 10x, इसको आप उड़ा दीजिए, ये लीजिए कट गया, और इनको ऐड कीजिए तो क्या हो गया, 5 5 10 3 1 4 एंड 5 50 आ गया, ठीक है ना। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, x इज इक्वल टू 50/10, कट करो तो x इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है ना। x क्या आया हमारा, 5 आ गया। अब इसे पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आपका 5 है। तो देखिए 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको उधर भेजो तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमने बिल्कुल सही इसको पुट किया है तो ओके, वाई आ गया। अब आपको पूछा क्या गया था, x प्लस वाई क्या हो गया, तो x आपका है 5 और y क्या है 0, तो क्या हो गया, 5 आ गया। समझ में आया ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, 100%, ओके, क्लियर।
तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अच्छा, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके जो हालांकि x प्लस वाई पूछा है तो नहीं कर पाएंगे, तो मेथड आपको यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था एक्स वाई के क्वेश्चन फाइंड आउट करने को आएंगे वैल्यूज, और नॉट इक्वल वाली कंडीशन जो है a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% है। तो इनकी और प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में, इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मैं आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और वो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक अच्छे से स्टडी कीजिए, इस प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहीं कुछ कमी बेशी हो वो भी बताइए, उसको अगले लेक्चर में हम इम्प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, ब्रेक मत कीजिए। ऑल द बेस्ट, वापस मिलते हैं।